आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल के विषय में बात करेंगे, जो कि एमए द्वितीय सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 1 में है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के प्रमुख बिंदु हैं राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल के पद की शर्तें, योग्यताएं, कार्यकाल एवं पदच्युति, वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, कार्य एवं शक्ति, अंत में विशेष। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ दोहरी शासन प्रणाली है। केंद्र एवं राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। कार्यपालिका भी दोहरी है, नाम मात्र की एवं वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसे संविधान से सभी कार्यपालिका अधिकार तो प्राप्त होते हैं, सारे कार्य उसके नाम से ही किए जाते हैं, किंतु वास्तविक कार्य वह नहीं करता है। उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका करती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब जिसके नाम से कार्य होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब वह है जो वास्तव में कार्य करता है। अब देखते हैं कि केंद्र और राज्य में कौन कौन वास्तविक हैं और कौन कौन नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है एवं मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, ठीक वही अधिकार और कर्तव्य और स्थिति राज्यों में राज्यपाल की है। आइए हम आप राज्यपाल के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद। सबसे पहले हमें ये जानना है कि राज्यपाल के लिए संविधान में कहाँ कहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, कहाँ पर उनके पद का उल्लेख किया गया है, उनके शपथ का उल्लेख किया गया है, कहाँ पर वो उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल का वर्णन है। प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि किस भाग में और किस अनुच्छेद में, तो आपको भाग 6 और अनुच्छेद 153 से 167 याद रखना है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यह नियुक्ति वह एक वारंट, जिसे हम आज्ञा पत्र कहते हैं, उसके माध्यम से करता है। अर्थात राष्ट्रपति के नाम से एक वारंट निकाला जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अब यह एक प्रश्न उठेगा कि राष्ट्रपति यदि राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो क्या वह राज्यपाल राष्ट्रपति का अधीनस्थ कर्मचारी माना जाएगा या केंद्र सरकार का अधीनस्थ कर्मचारी माना जाएगा? तो इसका जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के व्यवस्था 1979 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय ने 1979 में कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार की अधीनस्थ नहीं है, मतलब वो उसका कर्मचारी या उसके मातहत कोई जैसे और कर्मचारी होते हैं कलेक्टर और एसपी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह एक स्वतंत्र भी है और संवैधानिक संस्था भी है। स्वतंत्र इसलिए क्योंकि उनके भी अधिकार की अलग से व्यवस्था की गई है, साथ ही संवैधानिक इसलिए क्योंकि उसके विषय में संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यपाल होगा और ये उसकी शक्तियाँ होंगी। साथ ही प्रत्येक राज्य के लिए प्रायः एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, किंतु 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कई बार होता है कि ये नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में विलंब होता है, या राज्यपाल की असमय मृत्यु हो जाती है, या त्यागपत्र हो जाता है। तो ऐसे में राज्यपाल की व्यवस्था करने का समय चाहिए राष्ट्रपति को। तो ऐसे में वो
किसी राज्य के राज्यपाल जो रहते हैं उनको उस रिक्त हुए राज्यपाल के पद पर भी उसको बैठा देते हैं, अर्थात उनका प्रभार उनको दे देते हैं। यह व्यवस्था भी संविधान में की जा चुकी है। अब हम बढ़ते हैं राज्यपाल के पद की योग्यताओं की ओर। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? तो सबसे पहले योग्यता चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हर, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री या मंत्री या राष्ट्रपति, राज्यपाल, हर व्यक्ति के योग्यता में शर्त पहला ये क्यों रहता है कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए? कुछ लोग पूछते हैं कि सर सभी लोग तो भारतीय ही होते हैं, तो फिर ये शर्त रखने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में नेपाल जैसे देश हैं, वहाँ से भी कुछ लोग सेवा में कार्य करते हैं। जैसे वो सेना में आ सकते हैं, पुलिस में, और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में वो कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में गलती से कोई विदेशी व्यक्ति राज्य, देश के या राज्य के सर्वोच्च पद पर न पहुंच जाए, इसलिए यह शर्त रखा जाता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु के संबंध में उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। यह तो हुए हैं योग्यताएं। योग्यताओं के साथ साथ कुछ परंपराएं भी बन गई है, जैसे वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात जिस राज्य में राज्यपाल बनाना है वह उसी राज्य के व्यक्ति को उसी राज्य में राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? यदि हम एक ही राज्य के व्यक्ति को उसके ही राज्य में राज्यपाल बना देंगे तो वह अपने राज्य के प्रति पक्षपात कर सकता है या किसी राजनीतिक दल के लिए पक्षपात कर सकता है, क्योंकि वह उसी राज्य का निवासी है और उसके भी स्वार्थ उस राज्य से जुड़े रहते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था, परंपरा है कि दूर दूर के क्षेत्रों में एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है ताकि वह व्यक्ति राज्य की राजनीति से बिल्कुल दूर रहे। साथ ही एक परंपरा विकसित की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। परामर्श करना चाहिए, यह केवल एक ऑप्शनल बात है, हालांकि राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यकारी नहीं है, किंतु प्रायः राष्ट्रपति इसे कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में कार्य तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ही करना है। तो दोनों के बीच मतभेद ना हो या दोनों एक दूसरे के नापसंद के व्यक्ति ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। साथ ही शर्तें क्या क्या लागू होती हैं कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनेगा उसे संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि कोई विधायक या कोई सांसद राज्यपाल नहीं बन सकता है, किंतु जब राज्यपाल पद पर वह नियुक्त हो जाएगा उससे पहले, मतलब शपथ लेने से पहले उसे, यदि वह सांसद या विधायक है तो अपने उस पद से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। अंतिम शर्त है कि उसे लाभ के पद पर होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी लाभ के पद पर है तो उसे उसकी अयोग्यता माना जाएगा। अब देखते हैं कार्यकाल एवं पदच्युति। तो संविधान में ऐसा लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक। किंतु यह बात भी स्पष्ट है कि यदि राष्ट्रपति आजीवन उसे राज्यपाल बनाना चाहे तो भी नहीं रख सकता है। वो प्रसाद पर्यंत है, प्रायः 5 वर्ष के लिए, अर्थात सामान्य परिस्थितियों में जब सभी चीज़ें सामान्य हो तो राज्यपाल अपने शपथ ग्रहण की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा करता है। किंतु 5 वर्ष का यदि कार्यकाल उसका पूरा हो गया और उसके बाद किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है तो वह उस 5 वर्ष के आगे भी नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण तक अपने पद पर कार्य करता है, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री कुछ ऐसे पद हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जिनके पद को अधिक समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं पदच्युति के ऊपर क्या संविधान ने कहा है। तो राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया के विषय में संविधान मौन है, अर्थात संविधान में उसको हटाने की कोई प्रक्रिया तय नहीं की गई है। परंपराएं क्या है? तो राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। दूसरा है, राज्यपाल स्वयं कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी कारण से राज्यपाल का पद रिक्त है, यदि उसने त्यागपत्र दे दिया है या उसे हटा दिया गया है या वह कार्य करने में अक्षम है या उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो संबंधित
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बना सकता है। वह नए राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल के दायित्वों को निभाता है। अब हम देखते हैं वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं एवं उन्मुक्तियां। तो राज्यपाल के वेतन के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद उसकी सैलरी आदि बनाती है। राज्यपाल के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। मान लीजिए शपथ ग्रहण के समय उसे 4 लाख रुपए मासिक वेतन उनका तय है, तो जब तक वो पद पर रहेंगे उनको वह 4 लाख रुपए मासिक वेतन ही मिलेगा। आप उसके वेतन को बढ़ा सकते हैं किंतु कम नहीं कर सकते हैं। इसी से संबंधित एक ताज़ा अपडेट आपको देना चाहता हूँ। अभी विश्व में जो कोरोना महामारी चल रही है और देश कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, ऐसे में भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों, उपराज्यपालों ने और भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि वह अपनी सैलरी में 30% की कटौती कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि संसद उनकी सैलरी नहीं काट सकती, लेकिन वह अपनी स्वेच्छा से अपनी सैलरी को कम करवा सकते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक और राज्यों के और देश के मुखिया होने का उन्होंने बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। उन्होंने कोरोना काल में अपनी सैलरी को लगभग 1 वर्ष तक के लिए 30% कम लेने का निर्णय किया है। अब हम जानते हैं कि राज्यपाल को मिलता क्या है वेतन। तो वर्तमान में राज्यों के राज्यपालों को 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके साथ ही राजभवन जो उनका आधिकारिक निवास होता है उनमें उनका निःशुल्क आवास की व्यवस्था है और उनके जीवन में जितने भी अन्य सुविधाओं की उनकी आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य की, यात्रा की, भोजन की, पानी की, बिजली की, मोबाइल की, टेलीफोन की आदि, स्टेशनरी की, ये सब सुविधाएं उनको निःशुल्क मिलती है। अब हम ध्यान देते हैं उन्मुक्तियों पर। उन्मुक्तियों का मतलब होता है छूट। राज्यपाल को एक राज्यपाल के रूप में क्या क्या छूट प्राप्त है। तो राज्यपाल अपने शासकीय कृत्यों के लिए निजी रूप से उन्मुक्त है। कहने का अर्थ यह है कि राज्यपाल जो भी कार्य करेगा, हालांकि पूरी कार्यकारी शक्ति तो उसी के पास है, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। तो जो भी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, यदि वह कार्य गलत होता है तो उसकी सजा या उसका आरोप राज्यपाल पर नहीं लगाया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि कार्य तो उसी के नाम से हो रहा है, फिर वह दोषी क्यों नहीं माना जाएगा। तो वह दोषी इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि राज्यपाल अपनी इच्छा से बहुत कम कार्य करते हैं। जो विवेकाधिकार होता है उसका प्रयोग वो बहुत कम करते हैं। वे 99% समय मंत्रिपरिषद के सलाह को मानते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को। तो उनको और उनकी सलाह से ही काम करते हैं। तो उन्होंने किसी और की सलाह से काम किया या उनके नाम से मंत्रियों ने कार्य किया तो उसके लिए राज्यपाल को दोषी न ठहराकर संबंधित व्यक्ति को, मंत्री या मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया जाता है। इनके साथ ही राज्यपाल जब तक पद पर हैं तब तक वो आपराधिक कार्यवाही अर्थात उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, गिरफ्तारी, कारावास आदि से उन्हें उन्मुक्ति प्राप्त है। मतलब उनके खिलाफ न तो कोई केस किया जा सकता है, न उन्हें किसी न्यायालय में बुलाया जा सकता है, न उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही उनको जेल में भेजा जा सकता है। तो ये सब उन्मुक्तियां एक राज्यपाल को प्राप्त हैं। अब हम पहुंचते हैं उनके कार्य एवं शक्तियों पर। तो उनके कार्य एवं शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है कार्यकारी शक्तियां, जिसे हम कार्यपालिका शक्ति भी कहते हैं। दूसरा है विधायी शक्तियां और तीसरा है न्यायिक शक्तियां। आइए देखते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में पहला है राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जो भी आदेश पारित होगा राज्य का, वह राज्य के राज्यपाल के नाम से ही पारित किया जाता है और उसी के आधार पर कार्य किया जाता है। क्योंकि संविधान ने सभी कार्य करने की शक्तियां राज्यपाल में निहित की है, मुख्यमंत्री में नहीं। राज्यपाल अपने कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री को रखता है, ये समझ एक बात है। फिर है अगला कार्य, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं उनका कार्य विभाजन करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो आपको ध्यान यह देना है कि मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है और उसे नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल।
साथ ही मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल करता है। इसके बाद है राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयुक्त आदि की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य का महाधिवक्ता मतलब राज्य सरकार का वकील, जो जब भी हम राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस करते हैं तो यही व्यक्ति होता है महाधिवक्ता, जो सरकार की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखता है। तो इसकी नियुक्ति फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त जो पंचायतों का चुनाव करवाता है, और राज्य लोक सेवा आयोग जो प्रशासनिक पदों की भर्तियां करता है। इन सबके आयुक्तों या अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। साथ ही वह मुख्यमंत्री से किसी भी विषय पर जानकारी लेने का अधिकार रखता है और मुख्यमंत्री को जब चाहे तब और जिस विषय पर चाहे उस विषय पर जानकारी मांग सकता है और मुख्यमंत्री को वह जानकारी राज्यपाल को अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। इसके साथ ही जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वह राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश या संस्तुति कर सकता है। इसके साथ ही वह सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। विश्वविद्यालय भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक राजकीय विश्वविद्यालय और एक डीम्ड विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं और राज्यों के कुलाधिपति, राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एक राजकीय विश्वविद्यालय है तो उसके कुलपति अलग होंगे, जिनको हम सब जानते हैं, किंतु जो कुलाधिपति हैं वो अनिवार्य रूप से राज्यपाल होंगे। अब आते हैं विधायी शक्तियों पर। विधायी का मतलब होता है कानून बनाने संबंधित शक्तियाँ। तो राज्यपाल के पास कानून बनाने संबंधी भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे राज्य विधानसभा का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। तो राज्य विधानसभा की जब भी बैठक होगी तो राज्यपाल बैठक बुलाता है, राज्यपाल ही बैठक को समाप्त करवाता है और सत्र का विघटन भी वही करता है। इसके साथ ही प्रत्येक चुनाव के बाद के पहले सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को वह संबोधित करता है। मान लीजिए 2018 में चुनाव हुआ तो 2018 में चुनाव के बाद जो सबसे पहली बैठक होगी विधानसभा की, उसमें वो अपना भाषण देंगे। उसके बाद 2019, 20, 21, 22 जब साल आएगा, उसमें जब भी साल का पहला विधानसभा की बैठक होगी उसमें राज्यपाल जाएंगे और अपना भाषण देकर आएंगे। साथ ही वह सदन को अर्थात विधानसभा को कोई भी संदेश भेज सकते हैं। अगली शक्ति है विधान परिषद से संबंधित। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, इसलिए आप लोगों को इसकी कम जानकारी है। विधान परिषद भी विधानसभा का एक अंग होती है, जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा होती है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्मित होती है। वैसे ही राज्य में विधान परिषद है कुछ राज्यों में, और वहाँ पर भी सदस्यों का जो निर्वाचन है उसमें राज्यपाल की भूमिका होती है। जैसे वह 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य की विधानसभा में यदि किसी आंग्ल भारतीय को प्रतिनिधित्व न मिला हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी एंग्लो इंडियन व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत या नामित करता है। इसके साथ ही राज्यपाल किसी विधायक की अयोग्यता का निर्णय करता है। जब भी किसी विधायक की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न आता है तो वह राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष से परामर्श करके तय करता है कि अमुक विधायक योग्य है अथवा अयोग्य। यदि अयोग्य होगा तो उसे उसका पद छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें यह अधिकार भी है कि वह किसी विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, अपने पास स्थगित रख सकते हैं, अपने पास रोक कर रख सकते हैं, राष्ट्रपति से परामर्श के लिए भेज सकते हैं और विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद है अध्यादेश जारी करना। जब सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी विशेष कानून की आवश्यकता होती है तो सत्र को बुलाना, फिर कानून विधेयक पारित कराना लंबी प्रक्रिया होती है। तो यदि कोई आपातकाल हो, कोई तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश भी जारी करते हैं। अध्यादेश भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून। फिर जब बाद में बैठक होती है तो इस अध्यादेश को पारित करा लिया जाता है और फिर वह कानून बन जाता है। अंतिम कार्य है विधायी कि राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये 3 संस्थाएं हैं।
ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखवाता है। राज्य वित्त आयोग राज्य एवं पंचायती राज व्यवस्थाओं के बीच वित्त विभाजन के लिए कार्य करती है। लोक सेवा आयोग राज्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करती है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के द्वारा किए गए सभी खर्चों का हिसाब करता है, उनके खातों की जांच करता है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, जो राज्यपाल विधानसभा को भेज देता है। अब देखते हैं वित्तीय एवं न्यायिक शक्ति। तो राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियाँ भी होती है, जैसे कि राज्य का वार्षिक बजट राज्यपाल बनवाता है और सभा पटल पर उसे रखवाता है, अर्थात वित्त मंत्री जो बजट पेश करते हैं वह राज्यपाल की ओर से पेश करते हैं। दूसरा है, राज्यपाल की अनुमति के बिना अनुदान की मांग संभव नहीं है। जब भी कभी भी राज्य सरकार को अनुदान की मांग करनी होती है विधानसभा से, तो वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेकर ही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब राज्य की आकस्मिक निधि से धन निकालना। राज्य के बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे एक तो होते हैं संचित निधि, दूसरे होते हैं आकस्मिक निधि, तीसरे होते हैं लोक लेखा अर्थात जनता का पैसा। तो इनमें से संचित निधि जो होता है उसका अधिकार विधानसभा के पास होता है, उसमें से बिना विधानसभा की अनुमति से राज्य सरकार एक भी पैसा नहीं निकाल सकती है। किंतु आकस्मिक निधि मतलब आपातकाल के लिए रखी जाने वाली निधि होती है, तो ऐसे में उस निधि से राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकालकर मुख्यमंत्री को दे सकता है और बाद में फिर विधानसभा की अनुमति ले ली जाती है। इसके साथ ही वह वित्त आयोग का गठन करता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वित्त आयोग वह आयोग है जो राज्य सरकार और राज्य की पंचायती राज व्यवस्थाओं के बीच वित्त विभाजन अर्थात पैसों के लेन देन के बारे में जानकारी रखता है, व्यवस्था करता है। तो उसकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल करता है। इसके बाद देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान है, वैसे ही राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार है। कैसे अधिकार है? तो राज्यपाल अपने कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत किए गए अपराध में जो सजा प्राप्त व्यक्ति है उसकी सजा को या तो कम कर सकता है या रोक सकता है या समाप्त कर सकता है या उसको क्षमा कर सकता है। ये इसे कहते हैं क्षमादान। इसके बाद है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना। राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वह 2 व्यक्तियों से परामर्श लेते हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और दूसरा परामर्श लेते हैं वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो राज्यपाल का यह भी न्यायिक कार्य है। इसके साथ ही जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और उनके स्थानांतरण आदि के लिए वह राज्य के न्यायालय को परामर्श या सहायता देता है। तो यह है उसके न्यायिक शक्तियाँ। अब हम देखते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो कई लोग कहते हैं कि राज्यपाल केवल रबर स्टैंप है और उन्हें केवल एक डेकोरेटेड पद है, अर्थात केवल शोभा के लिए रखा गया है, वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में राज्यपाल को ही सारी शक्तियाँ हैं और तो राज्यपाल जब चाहे तब मुख्यमंत्री को किनारे करके कार्य कर सकता है। किंतु हम छात्र हैं राजनीति विज्ञान के, तो हमें इन बातों को गहनता से ध्यान देना चाहिए। तो जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों ही बातें पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और पूर्ण रूप से असत्य नहीं है। पहली बात तो ये है, सत्य है कि राज्यपाल को ही संविधान ने शक्तियाँ दी हैं, मुख्यमंत्री को नहीं दी है। किंतु मुख्यमंत्री चुनकर आता है और वह शक्तिशाली होता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का सिद्धांत है कि जो चुनकर आएगा वो शक्तिशाली होगा और राज्यपाल चुनकर नहीं आता, वो नियुक्त होता है और जनता का लोकप्रिय नेता होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो भी कार्य करता है उसके पीछे जनता की इच्छा होती है। अतः राज्यपाल मुख्यमंत्री को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, न संवैधानिक रूप से न व्यवहारिक रूप से। किंतु यह भी नहीं है कि राज्यपाल बिल्कुल रबर स्टैंप है और जो मुख्यमंत्री कहता जाएगा वह राज्यपाल करता जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। राज्यपाल के पास भी अपने विवेकाधिकार की शक्ति होती है। अब देखिए, जैसे अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास है, संवैधानिक स्थिति पता चलती है। फिर
अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार वाले कार्य में मंत्रिपरिषद का परामर्श लेने की बाध्यता नहीं है। वह सभी कार्य तो मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा, किंतु उसके पास जो कुछ विवेकाधिकार की शक्तियाँ जिसको वो अपने दिमाग से करेगा, अपनी इच्छा से, उसके लिए वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। साथ ही वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास रख सकता है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री उस पर नहीं रखने का दबाव नहीं डाल सकते हैं। साथ ही असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 4 राज्य हैं उत्तर पूर्व के, और चारों के चारों राज्य जनजाति बहुल हैं। ऐसे में इन राज्यों का राज्यपाल के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। साथ ही कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का विवेकाधिकार भी राज्यपाल के पास होता है। जैसे कि बहुमत, किसी भी विधानसभा के चुनाव में किसी दल को बहुमत ना मिला हो, या बहुमत प्राप्त दल में एक से ज़्यादा नेता हों, ऐसे में राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है और उसे एक नियत समय में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार यह राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको राज्यपाल का विषय समझ आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अथवा यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं। मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।